हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आध बच्चे वापस से बोल रहे हैं कि सर 12th का वीडियो कब अपलोड करोगे। बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सप्ताह में 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे 12th के मॉडल टेस्ट पेपर वाले, है ना। तो आप तसल्ली रखें, इसी तरीके से चलेंगे तो मेरे हिसाब से 3 सप्ताह के अंदर तो पूरे मॉडल टेस्ट पेपर ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी जुलाई तक अब कोई वो तरीका नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम हो पाए, है ना। शायद बोर्ड ने स्टेटमेंट भी दिया है कि जून एंड में हम रणनीति बनाएंगे कि जुलाई में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए जून पूरा जाएगा, जून तक तो अपने मॉडल टेस्ट पेपर ख़त्म हो जाएंगे। इवन एक वो शेखावटी वाला पेपर जो है वो भी शायद करने की कोशिश अपन कर लेंगे तब तक। ठीक है, तो आप चिंता न करें, आपके लिए ही ये चैनल, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि इस चैनल ने अपने इनिशियल स्टेज को छोड़ दिया है। पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, आपके कारण ही ये चैनल जो है ये यहाँ पर खड़ा हो पाया है। 5000 सब्सक्राइबर आपकी बदौलत ही हो पाए हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मैं छोड़ दूँ, चांस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो चालू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब आज वाला वीडियो है, क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, चलो तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल की तरफ से और फन विद फिजिक्स टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये टीम बनती जा रही है। पहले सिर्फ मैं पढ़ा रहा था, अब मैथमेटिक्स के लिए अशोक जी सर हैं, बायोलॉजी के लिए मीनू मैम है। तो ये टीम बनती जा रही है और एज सुन एज पॉसिबल केमिस्ट्री के लिए भी शायद सर तैयार हो जाएंगे। तैयार का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ वो हैं वहाँ स्थिति इस समय गंभीर चल रही है। वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वो कोरोना से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए सर बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ज़्यादा बेहतर है, सुरक्षित रहना पहले ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में ये काम हो पाएगा, लेकिन पहले हम सुरक्षित रहें, वो इम्पोर्टेंट है सब। ठीक है, चलो मैं वीडियो चालू करता हूँ, पेपर सॉल्व करते हैं। आज 4th मॉडल टेस्ट पेपर है। हाँ भाई देखो बच्चों, 4th ही है। 4th ही है। देखिए आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरे नंबर का सवाल देखिए जो आपको दिखाई देगा बच्चों। हाँ, क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेश Q पर कितना बल कार्य करता है या कार्यरत होता है। अगर कोई Q आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत क्षेत्र में उस पर लगने वाला बल क्या होता है बच्चों, Q × E होता है। सदिश रूप में लिखो तो F सदिश और यहाँ पर E सदिश लगा दीजिएगा। मैं कहूँगा परिमाण में ही लिख करके आओ, मैं आपको राय दूंगा परिमाण में ही लिख करके आओ, गलती नहीं होगी। F = QE हर कोई लिख सकता है। ठीक है, उसने ऐसा तो बोला ही नहीं है कि सदिश रूप में लिखो। जिसे लगता है कि वो बिल्कुल सही ऐसा लिख देगा वो लिखे, लेकिन अगर जिसे पता है कि सदिश कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कोई भूल जाए भाई, बेचारे को लगे कि आवेश भी सदिश इसके लगा दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ज़्यादा बेटर है आदेश लिख लो। ठीक है, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। कितना होता है बच्चों, 0। ठीक है, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। कैसे भाई, NaB/C = SI। याद हो तो ये धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला है जहां तक मैं समझता हूं। तो हम बोलते हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर और ऐंठन गुणांक को कम करके क्या बढ़ाई जा सकती है बच्चों, धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। वापस से बता रहा हूं, थोड़ी सी वॉइस को तेज कर लेता हूं, समझिए। फेरों की संख्या को बढ़ाकर, क्षेत्रफल को बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर तथा ऐंठन गुणांक को कम करके धारा सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। कोई ऐंठन गुणांक नहीं लिखना चाहता तो ये ऊपर वाले 3 लिख दो, ये भी इनफ है। 1 नंबर का ही सवाल है वैसे भी। ठीक है, चलिए 5वां देखिए। 5वां क्या बोल रहा है, चुंबकन क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। बच्चों चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, H होता है, सभी को पता है, ये तो क्लियर है। ठीक, ये कैसे, तो हम बोलते हैं वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने हेतु रखा जाता है क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है।
क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें। 6th, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों सभी को पता है भाई कि जब किसी धातु सतह पर एक निश्चित या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है या फिर उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो वापस से लिख दीजिएगा, वापस से मैं बता रहा हूं। जब किसी धातु सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित तो होता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इतना ठीक है। 7वां देखिए, निरोधी विभव तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है? निरोधी विभव होता है बच्चों V0 और गतिज ऊर्जा होती है फोटो इलेक्ट्रॉनों की 12 mv² मैक्सिमम। यही है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? मेरे हिसाब से ये चीज पढ़ी होगी आपने, EV0 बराबर 12 mv² मैक्सिमम। बताओ भाई है नहीं है? क्लियर है ये बात? तो लिख लीजिएगा कि 12 mv² = EV0 लिख लीजिएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्सिमम भी हम इसे लिखते हैं। हो गया। आगे देखिए 8वां क्या बोल रहा है? 8वें में बोल रहा है ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक धारा एवं संग्राहक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं, ये तो क्लियर है ना, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं, में से कौन सा क्षेत्र आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है? आकार की दृष्टि से कौन बड़ा है भाई बताओ? बहुत अच्छे से बताया था मैंने ट्रांजिस्टर के पहले वीडियो में। कौन सा बच्चों? संग्राहक। कौन है बच्चों आकार की दृष्टि से? संग्राहक सबसे बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक अपमिश्रित कौन है? सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें करते हैं? अपमिश्रित का मतलब क्या है? डोपिंग, है ना। अशुद्धि मिश्रण सर्वाधिक किसमें है बच्चों? उत्सर्जक में। किसमें? उत्सर्जक में। ये भूल मत जाइएगा भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया भी था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गए 8 तक सवाल। चलिए आगे चलते हैं। 9वां सवाल देखिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए क्या है, विद्युत बलों के, फिर एक रिक्त स्थान है, के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस पर लगने वाले समस्त बलों के, ब्रैकेट वापस से आ गया, के तुल्य होता है। ये तो आज ही मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो। क्या है ये? अध्यारोपण वाले सिद्धांत की बात कर रहा है। तो हम बोलते हैं विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, पहला ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, तो ये पहले ब्रैकेट में आएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस पर लगने वाले समस्त बलों के सदिश योग के, समस्त बलों के सदिश योग, इसके दूसरे भाग में क्या लिखोगे? सदिश योग के तुल्य होता है। सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए 10वां सवाल मैं यहां लिख देता हूं, जगह है अपने पास में। क्या बोल रहा है? वह चुंबकत्व जो किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन क्षेत्र हटाने पर भी शेष रह जाता है, मतलब H को 0 करने पर भी शेष रह जाता है, क्या कहलाता है? अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, इसे धारणशीलता भी आप समझते हैं। इसे और क्या समझते हैं आप? धारणशीलता भी समझते हैं। तो वैसे उस चुंबकत्व को क्या बोलते हैं? अवशेष चुंबकत्व बोलते हैं, और यही क्या कहलाता है? धारणशीलता भी कहलाता है। तो आप वैसे अवशेष चुंबकत्व लिख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। 11वां देखिए क्या बोल रहा है? ब्रैकेट तथा ब्रैकेट के मध्य भौतिक संपर्क को संचार लाइन कहते हैं। लो भाई, क्या ट्रांसमीटर और रिसीवर? ट्रांसमीटर को बोलेंगे क्या? प्रेषित्र।
प्रेषित्र पहले वाले में आ जाएगा तथा अभिग्राही, प्रेषित्र तथा अभिग्राही के मध्य भौतिक संबंध को ही क्या कहा जाता है बच्चों? संचार लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये उतार लीजिए, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। ओके, अभी तक तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। ब्राइटनेस को बढ़ाऊं क्या बच्चों? थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, शायद थोड़ा और ठीक लगे, है ना? वैसे तो ठीक ही है। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ भाई, बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि बोर्ड पेपर में या बोर्ड कॉपी के अंदर कैसे काम करें, इसका भी एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे बच्चों, आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने दीजिए, फिर जो वीडियो पहला बनेगा वो वही बनेगा जिसमें हम ये डील करेंगे कि बोर्ड पेपर आए तो हमें कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके। देखें आगे, खंड ब सेक्शन क्या था? बी सेक्शन हो गया ये। ठीक है, 2 नंबर के लिए, और यहाँ पे तो न्यूमेरिकल की रामायण चल रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, जल्दी हो जाते हैं कई न्यूमेरिकल। 2 नंबर का पहला न्यूमेरिकल देखिए, एक एलसी परिपथ अनुनाद की अवस्था में, हालांकि एलसी परिपथ ये आना नहीं चाहिए, बताओ क्यों? हमारे है ही नहीं सिलेबस में एलसी परिपथ। ठीक है, सिलेबस में नहीं है एलसी परिपथ, तो भी कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। C बराबर 1 माइक्रोफैरड, C बराबर 1 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 फैरड। ठीक है, और L बराबर 0.25 हेनरी। L तो समझ गए ना, स्वप्रेरकत्व, 0.25 हेनरी। ठीक है बात हो, तो परिपथ में दोलन की कोणीय आवृत्ति क्या होगी और आवृत्ति क्या होगी? देखो, अनुनाद की अवस्था पहले ही दे रखी है, तो अनुनाद की अवस्था में कोणीय आवृत्ति क्या होती है? ओमेगा आर, और वो होती है √LC, 1/√LC। L और C की वैल्यू दी हुई है, बताओ ये निकलेगा नहीं निकलेगा? चलो बता देता हूँ। L का मान 0.25, जिसे मैं 1/4 लिख सकता हूँ। फिर ये देखो 10 की पावर -6, अरे 0.25 समझ गए ना, 1/4 होता है। चलिए 1/4 का क्या बाहर आएगा? 1/2 आएगा। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया। 10 की पावर 6 का बाहर क्या आएगा? 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 2000। बताओ भाई, है सिंपल। हाँ, इसका मात्रक क्या होता है रे कोणीय आवृत्ति का? ध्यान में रखिएगा, रेडियन पर सेकंड, है ना? यही लिखते हो आप। कोणीय विस्थापन का भी यही होता है। और आवृत्ति एफ आर बराबर क्या होगा? हम लिखेंगे 1/2π√LC, है ना? या फिर 1/√LC को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। उसमें किसका डिवाइड लगाओगे? 2π का। इसका मान कितना है? 2000 ऊपर निकालो, उसमें किसका भाग लगाओ? 2π का भाग लगा लीजिएगा। जो भी आए उसके साथ में मात्रा क्या लगाओगे? हर्ट्ज लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये डन हुआ। 13 देखिए, एक धातु का कार्यफलन 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु का कार्यफलन होता है बच्चों फाई नॉट, और ये कितना है? 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस पर 3 × 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित तो होता है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बोल रहे हैं ना? हाँ, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 3 × 10 की घात -7 मीटर। ठीक है, ज्ञात कीजिए। पहली चीज क्या? दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति किससे निकलेगी? इससे निकलेगी। कैसे भाई? h न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना? 3.31 × 1.6 × 10 की घात -19। ठीक है, तो फिर न्यू नॉट दहली आवृत्ति कितना हो जाएगा? 3.31 × 1.6 × 10 की घात -19, और इसमें h का भाग, h मतलब 6.62 गुणा 10 की घात कितना बच्चों? -34। ये तो 2 बार जाएगा क्या? और ये 0.8 बार। इसका पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे घात बढ़ा दो, 20 कर दो इसकी घात, -20। तो ये हो जाएगा 8 × 10 की घात -20 गुणा 10 की घात +34। ऊपर गया तो प्लस का गया ना, तो ये हो जाएगा 8 × 10 की घात 14 हर्ट्ज।
ठीक है, दहली आवृत्ति हो गया। आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, इस फोटोन की ऊर्जा जिसकी तरंग दैर्घ्य ये दे रखी है, फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल्स टू क्या, एच न्यू, मतलब एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। देवताओं कर लोगे क्या, एच का मान कितना, वापस से 6.62 गुणा 10 की घात -34, सी का मान कितना 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का मान जो दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात -7। खत्म करो रे देवताओं, ये ऊपर जाएगा 15 कर दीजिएगा, 10 की घात 15 ये हो जाएगी, 10 की घात -34 से ये हो गई 19 हो गई मेरे हिसाब से। फाइनली इतना बचेगा 15 और इसको देखोगे 19 से बैठेगा 10 की घात -19 के आसपास में। 6.62 गुणा 10 की घात -19 जूल। और देख लीजिएगा कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। ठीक है, डन हुआ। तो ये था 13वां, है ना। मात्रक मत भूलिएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फॉर्मूलाज यही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार के लिए प्लीज चेक कर लीजिएगा बच्चों। हाँ, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है बताओ भाई। AMU की परिभाषा पूछी है क्या इन्होंने, किसकी परिभाषा पूछी है, AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये कौन से नंबर का, 14वें नंबर का सवाल है। क्या होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग ही परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक है, AMU यही तो बोलते हो, किसी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग ही परमाणु द्रव्यमान मात्रक अर्थात AMU कहलाता है, जिसका मान कितना होता है, कितना रे, 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। लिख लीजिएगा। है सेक्शन सी, अपवहन वेग व गतिशीलता से क्या अभिप्राय है। ये दोनों ही अपन कर चुके हैं VD और म्यू के लिए, है ना। वैसे गतिशीलता जो है वो अदिश राशि है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अरे आप ये लिखते हो ना VD इज इक्वल्स टू म्यू ई, ठीक। तो हम म्यू के लिए, गतिशीलता के लिए क्या बोलते हैं, अपवहन चाल तथा विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। आप सभी को पता होना चाहिए। और अपवहन वेग क्या होता है कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति और बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति का औसत ही क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। ये ध्यान में रखिए, बेसिक चीजें हैं। विद्युत धारा से इनका संबंध प्राप्त कीजिए। विद्युत धारा से इनका संबंध, तो I इज इक्वल्स टू NeAVD, ठीक है। ये डेरिवेशन पूरा का पूरा होगा, उसके बाद में काम होगा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या याद रखोगे, NeAVD, और फिर VD का मान क्या कर लीजिएगा, म्यू ई रख लीजिएगा एंड में जाकर के। ठीक है, ओके। 16वां, ये ठीक है, ये सवाल, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ध्यान में रखिए सीधा सवाल आता है, इतना टिपिकल में नहीं जाएगा वो। टिपिकल मतलब इस तरीके से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोल देगा विद्युत धारा और अपवहन चाल के मध्य संबंध लिखें। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, एक E1 एवं E2 विद्युत वाहक बल एवं R1 तथा R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को समांतर क्रम में। देखो बच्चों, ये सवाल अगर आप पूरा पढ़ पाओ तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध वाला सवाल है, वही सवाल है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो। अगर आप रिवीजन क्लास के वीडियोस देख रहे हैं और आप इस चैप्टर तक पहुंचे तो आपको पता होगा मैंने श्रेणी और समांतर क्रम दोनों ही इंपॉर्टेंट बताए हैं, और श्रेणी क्रम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये और ध्यान में रख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से श्रेणी क्रम ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, लेकिन ये समांतर क्रम का है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा प्लीज़ अच्छे से, ये डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, और वीडियोस अच्छे से देखो। अगर आप 5th चैप्टर के वीडियोस, कोई भी वीडियो देख लो, हालांकि मैंने पूरी मेहनत करके ही बनाए हैं, देखेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में भी आ जाएगी। आपकी सुविधा के लिए हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक भी डाल दूंगा, हालांकि आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते नहीं हो। हाँ भाई, आगे देखो, 17वां हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों वाला है, कर लोगे, और ये डेराइव भी कर लोगे, इतना ही होता है, 1.432 ही होता है मध्य के अंदर, ये कर भी लोगे। ये वैसे लास्ट ईयर का सवाल है तो आना नहीं चाहिए। बायो सावर्ट का नियम सभी को पता है, क्या भाई, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4πr² या d², जैसा भी आप लिखना चाहें अच्छे से लिख दीजिएगा। किसी सीधे तथा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πd। अनंत के लिए बोल रहा है ना, म्यू नॉट I अपॉन 2πd लिख लीजिएगा। ये पूरा डेरिव करना है, अच्छा खासा डेरिवेशन है।
ओके 18वां देखिए, 18वां न्यूमेरिकल है, चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, प्रकाश की कला संबद्ध तरंगों के आयामों का अनुपात, लो तरंगों का आयाम, ठीक है, और दो तरंगे जो अध्यारोपित हो रही हैं या व्यक्तीकरण कर रही हैं, ठीक, तो तरंगों का आयाम अपन क्या लिखते हैं, A1 और A2, तो हमने लिखा A1 बटा A2, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 पार्ट एक रखा। तो व्यतिकरण में उत्पन्न होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, बहुत सिंपल है, अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम होती है और न्यूनतम तीव्रता होती है I मिनिमम, ठीक है। I मैक्सिमम के लिए हम क्या लिखते हैं, K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इसके लिए लिखते हैं K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बताओ यही लिखते हैं क्या, यही होता है। K से K की रामायण क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ से A1 का मान निकाल लो, A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3A2, मान रख लीजिएगा बस। A1 का मान 3A2 प्लस A2 और इसका क्या स्क्वायर, यहाँ पे 3A2 माइनस A2 और इसका क्या स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4A2, नीचे 2A2 और उनका क्या दोनों तरफ स्क्वायर था तो लगा दिया, A2 से A2 गया, ये 2 बटा 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 बटा 1, ठीक है, ये हुई बात। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम कितना आएगा, 4 बटा 1, वैसे कम आया देखा जाए तो, है ना, लेकिन आएगा तो यही, और कोई रोक नहीं सकता। 4 चौक 16, 16 में 4 का भाग लगेगा, वापस इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला तरीका हो गया। दूसरा देखो, यंग के प्रयोग में 2 रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी, अरे देवताओं बताओ, यंग का प्रयोग है, 2 रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है ना, और स्मॉल डी का मान कितना 0.2 mm 10⁻³ मीटर, ठीक है। जब स्लीटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ठीक है, आपतित हो तो स्लीटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, कैपिटल डी का मान 1 मीटर दिया हुआ है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा व्यतिकरण में लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, सारा डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेशन आपके जिम्मे है। स्मॉल डी का मान 0.2 गुणा 10⁻³ अब भी नहीं कर पाओ तो भैया मैथमेटिक्स सुधार लेना, ठीक है। चलो ये हो गया 1900 सवाल। देखिए 1900 अभी एक न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो 1900 सवाल करते हैं। एक आप सभी से वापस से अनुरोध कर रहा हूँ, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में आई के आपके भाई बहन सभी को चैनल देखने के लिए कहिए। अब से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चालू हो जाएगी, और मेरे को टाइम मिला तो मैं फिजिक्स भी कंप्लीट करवाऊंगा, 10th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। ओके आगे चलते हैं। 19th क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए, यह स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है। देखो लाइमन बामर पाश्चन तीसरे नंबर पे आती है क्या, पाश्चन अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, तो ये लास्ट वाले का आंसर कौन सा है, स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, एक आंसर तो निकल गया। अब क्या बोल रहा है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, तो लाइमन जैसे ही आ जाए ना तो n1 का मान, सॉरी लाइमन नहीं, पाश्चन जैसे ही आ जाए वैसे ही n1 का मान कितना कर दोगे, 3 कर दीजिएगा। और मैं अगर प्रारंभ में उल्टा बोल गया हूँ तो वापस से बोल देता हूँ, लाइमन जो है वो पराबैंगनी भाग में, बामर दृश्य भाग में, पाश्चन पूछा है अवरक्त भाग में, लिखिएगा तो आप लिख लीजिएगा पाश्चन जो है वो अवरक्त भाग में प्राप्त होगा, ठीक है। और n1 बराबर 3 है इसके लिए। अब अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है या न्यूनतम, तो सवाल में दे रखा है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए दूसरा वाला भाग कहाँ से आएगा, अनंत से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, अनंत से तीसरे में जंप करेगा भैया, ठीक। तरंगदैर्घ्य क्या होगी भाई, 1/λ = r, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। n2 का मान कितना रखेंगे, अनंत, 1/अनंत 0, हटाओ इस भाग को।
तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर ऐसा का ऐसा n1 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। ठीक है, ये पता चल गया, ये 0 हो गया। क्लियर है ये? चलिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय आर, और 1/r कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है। सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे देखिए बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन कीजिए। आप सभी को पता है, आप आसानी से उसका डेरिवेशन कर सकते हैं प्रथम बोर कक्षा के लिए। और वो त्रिज्या आती कितनी है प्रथम बोर कक्षा के लिए, R1। R1 इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं बच्चों, n स्क्वायर R0 लिखते हैं, यही लिखते हैं। ठीक, n स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और R0 का मान कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड हो जाए तो फिर कक्ष का एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। देखो, पहले कक्षा के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रॉन का वेग हमें पता होता है कितना, 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, यही बोल रहा है। तो फिर समय, आवर्तकाल है ना, समय एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में क्या लगता है, जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल क्या होता है, दूरी बटा चाल। बताओ भाई, होगा नहीं होगा? कितना, 2 पाई R1 का मान 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और V का मान कितना है 2.2 इंटू 10⁻6। ये ऑल एंड ऑलमोस्ट 1.59 के आसपास में आएगा, करके देख लीजिएगा। 1.5 इंटू 10⁻16 के आसपास में आपको दिखेगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा वैसे। चलिए आगे चलें, 20वां सवाल देखिए, खंड द में पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है, पीएन संधि डायोड के अग्र तथा पश्च अवनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। अभिलाक्षणिक वक्र खींच करके इसकी व्याख्या कीजिए। अपन ने बहुत अच्छे से किया है। पीएन डायोड का वो ग्राफ याद आ रहा है, ऐसा वाला, ये तो अग्र बायस का था और पश्च बायस का ऐसा है ना, साखी जैसा कुछ बनाते थे। इस तरफ V फॉरवर्ड बायस है, सॉरी I फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ पर V फॉरवर्ड बायस है। इस तरफ V रिवर्स बायस है, इस तरफ I रिवर्स बायस है। ये बात ध्यान में रखें, ये मिली एम्पियर की और ये माइक्रो एम्पियर की होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ये कट इन वोल्टा है और ये भंजन वोल्टा है, ये ग्राफ। और इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम का उपयोग किया। सर्किट डायग्राम याद आ रहा है, ऐसा पीएन डायोड बनाया करते थे, उसके इधर वोल्ट मीटर लगा रहे थे, फिर अमीटर लगा रहे थे, मिली अमीटर फॉरवर्ड बायस में, और फिर पी टाइप को बैटरी के पी से और उसको माइनस से, यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा दिया था मैंने। ऐसा सर्किट डायग्राम बनाया था, यहाँ पे कुंजी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग काम कराने के लिए वो आपको बोल रहा है। तो ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना है। ये अग्रभृंति का है। पश्चभृंति में क्या करोगे, या तो डायोड को चेंज कर लो या बैटरी को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पोलैरिटी चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। नेज अर्धचालक क्या होते हैं, सभी को पता है, जो प्रकृति में अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं। एक नेज अर्धचालक को पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जाता है। पी प्रकार में परिवर्तित करने के लिए उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिश्रित किया जाता है, जबकि कुल मिलाकर के वो कौन सी अशुद्धियाँ होती है, दाता होती हैं, ग्राही होती है। आपके ऊपर छोड़ दूँ क्या, चलो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और एन प्रकार के बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी अशुद्धियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम दाता प्रकार की शुद्धियाँ कहते हैं। ये लो ऑटोमेटिकली पी प्रकार ग्राही हो गया ना, खुद ही बोल दिया। चलो ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से समझाइए। अरे पी टाइप और एन टाइप का ऊर्जा बैंड आरेख बताओ भी कैसे बनेगा, है पी टाइप और एन टाइप का ऊर्जा बैंड आरेख कैसे बनेगा बताओ, जल्दी से बताओ। जब हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, होल्स। क्या होते हैं बच्चों, होल्स। नीचे वाले बैंड को बोलते हैं संयोजी बैंड। कौन सा बैंड, संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड। ऊपर वाले को बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। ऐसा ही है क्या, और ये बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल। हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम पी टाइप की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि
होल्स ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स ज़्यादा होते हैं जो संयोजी बैंड में होंगे, होल्स हमेशा संयोजी बैंड में होंगे, ठीक है। तो फिर ग्राही ऊर्जा स्तर जो है, ये वाला ऊर्जा स्तर कौन सा है, ध्यान में रखिएगा, इसे ई एक्सेप्टर बोलते हैं। ई ए ग्राही ऊर्जा स्तर किसके निकट जाता है, संयोजी बैंड के निकट चला जाता है। ये पी टाइप हो गया, है ना। ऐसा का ऐसा अगर एन टाइप होता तो बच्चों क्या करते, ऊपर चालन बैंड होता, है ना, नीचे संयोजी लिख लीजिएगा, वैलेंस बैंड मैं लिख देता हूं, ऊपर सी बी हो गया। तो यहां पर दाता प्रकार की अशुद्धियों से जो बैंड बनता है वो डोनर टाइप बैंड बनता है। दाता ऊर्जा स्तर ईडी लिखेंगे हम, है ना, दाता ऊर्जा स्तर। और इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं एन टाइप में, तो फिर ये ऊर्जा स्तर किसके पास में जाएगा, चालन के पास में, क्योंकि चालन के पास में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो चालन बैंड के पास में जाओ, अगर होल्स ज्यादा है तो संयोजी बैंड के पास में जाओ, ठीक है। तो हमने ध्यान में रखा पी टाइप में होल्स ज्यादा थे इसलिए नीचे की ओर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे इसलिए चालन बैंड की ओर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा मत, सिंपल सी चीज है ये। 21वां सवाल देखिए, दो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है म्यू नॉट n1 n2a डिवाइडेड बाय l। मेरे हिसाब से तो यही लिखते हो आप, है ना, यही होता है, डेरिवेशन कर लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरण का एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। बताओ भाई इसका अन्योन्य प्रेरण का एक व्यवहारिक उदाहरण। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ये व्यवहारिक उदाहरण है। बढ़िया सवाल है भैया। चलो आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान और पूर्ण मान के लिए वर्ग माध्य मूल मान के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अरे क्या बोलिए, अरे प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान तथा पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, आधे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, 0.636 या 637, जैसा भी आप लिखना चाहें, IM, है ना। और पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है भाई, धारा के लिए IM डिवाइडेड बाय √2 होता है, नहीं होता देवताओं, 0.707 IM, है ना। और ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, वीडियो अच्छे से देखो, हालांकि वही वीडियो सबसे ज़्यादा रोटेट हुआ है प्रत्यावर्ती धारा वाले में, बच्चों को अच्छा भी लगा था वो वीडियो, तो अच्छे से देख लीजिए। जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया, अगर आप वो वीडियो देखेंगे मैं श्योर हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये लो लिख लो भाई, क्या होता है वो देखो। जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज लिखते हैं 0.636 IM, या तो ऐसा लिखूं या फिर 2 डिवाइडेड बाय पाई IM, ऐसा लिख लो, है ना। ये आई एवरेज है आधे चक्र के लिए। और अगर मैं बात करूं इसकी RMS मान की, तो RMS होता है IM डिवाइडेड बाय √2, यही होता है। चलिए अनुपात देखिए, आई एवरेज डिवाइडेड बाय IRMS क्या हो जाएगा, 2/पाई, यहाँ पर IM और यहाँ पर IM इधर आ जाएगा और √2 कहाँ जाएगा, ऊपर ले गया मैं, IM से IM कैंसिल, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। अब जिसको सॉल्व करना है कर लो, मेरे लिए इतना ही ठीक है, हो गया। ऑलराइट, आगे देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र आप सभी को पता है क्या होता है ना, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह आभासी क्षेत्र, सॉरी आभासी नहीं है, क्षेत्र तो वास्तविक होता है, वह क्षेत्र जहां तक वह बिंदु आवेश अन्य आवेशों पर अपना प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये बिंदु आवेश या फिर बहुल आवेशों के निकाय दोनों के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विद्युत बल रेखाएं, अब ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुणधर्म देखो आते हैं बच्चों। गुणधर्म तो याद रखोगे रखो, मिनिमम 2 तो याद रखो ही रखो, जिनमें से एक सिंपल सा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में प्लस से चालू होती है, माइनस पे खत्म हो जाती है, एक दूसरे को कभी क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। दूसरा, ये काल्पनिक खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र है इनका, काल्पनिक और खुला वक्र है।
और जिन स्थानों पर बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र सघन होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। एवं जहाँ विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी अधिक होती है या फिर वो दुर्बल होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको लिखाए हैं। हाँ भाई, और हाँ ये परिभाषा तो लिखना भूल ही गए। परिभाषा में क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखा में होता क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कीजिए। अरे समरूप विद्युत क्षेत्र देवताओं ऐसा है ना, मैं आपको बेटाओं बोलने वाला था चलो ऐसा, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है ई। हमेशा दूरी समान रहनी चाहिए और समांतर बल रेखाएं दिखानी चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके, हो गया ये तो। गाउस का नियम आप सभी को पता है, क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल्स टू, क्या बताओ भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो भूल गया हूँ, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला है ना। इस नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। गाउस का नियम किससे व्युत्पन्न करोगे, कूलाम के नियम से व्युत्पन्न करोगे। अच्छा खासा डेरिवेशन किया है अपन ने। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। एकांक आयतन में ऊर्जा क्या है, यूँ लिख लो या कैसे भी लिख लो, वो कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो याद रह जानी चाहिए अब, या सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा तो यही है बच्चों, इसका डेरिवेशन करवाया कर लीजिएगा। हालांकि मेरे को इस बार लग नहीं रहा कि ये सवाल आना चाहिए। दो भिन्न धारिताओं वाले आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों के पुनर्वितरण को समझाइए, ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैंने बोला था ये सवाल आ सकता है। ठीक है, हालांकि ऊर्जा हानि के व्यंजक तक जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आवेशों का पुनर्वितरण आप सभी को पता होना चाहिए। उसके अंदर उभयनिष्ठ विभव का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होता है। फिर उसके आगे आपको डेल V1 बटा डेल V2 निकालना होता है। किसके बराबर आता है, C2 बटा C1 के। आएगा वो सवाल, देख लेना। 23वां, आवर्तन क्षमता की परिभाषा दीजिए। ये अपन कर चुके हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सारा काम कर चुका हूं, पूरा सरल सूक्ष्मदर्शी अच्छे से समझाया है मैंने। व्यतिकरण तो भूलना ही नहीं है देवताओं, व्यतिकरण को तरीके से याद कर जाओ, व्यतिकरण का सवाल आएगा ही आएगा। अगर पूरे ऑप्टिक्स में 4 नंबर पक्के करने हैं ना तो व्यतिकरण छोड़ना ही नहीं है, व्यतिकरण आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो भी दे रखा है वो कर लीजिएगा। फ्रिंज चौड़ाई आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन क्या होता है, तीक्ष्ण किनारों से टकराती है और छायांकित भाग में चली जाती है, यही विवर्तन है। प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों का विवर्तन अधिक सरलता से क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत उच्च होती है एवं हमारे दैनिक जीवन में प्राप्त अधिकांश अवरोधक ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के कोटि के तुल्य होते हैं। ठीक है, ऐसा। फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तनों की तुलना, फ्रेनल के अंदर क्या होता है, प्रकाश हो तो पर्दा निश्चित दूरी पर होते हैं स्लिट से, जबकि फ्राउनहोफर में अनंत दूरी पर होते हैं ये दोनों ही। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, फ्रेनल विवर्तन इतना स्पष्ट नहीं होता, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, स्पष्ट होता है। फ्रेनल विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिंपल सवाल थे। देखो बच्चों, पेपर टफ नहीं आएगा, मैं आपको हर बार कहता हुआ आ रहा हूँ, पेपर टफ नहीं आएगा। टफ का मतलब यही होता है बच्चों, ऐसे सवाल जो आपने कभी देखे नहीं हो उसे टफ बोलते हैं। सिंपल किसे बोलेंगे, वो सवाल जो आपने हमेशा देखे हैं या नॉर्मली आप जिन्हें पढ़ते हुए आओ, और पेपर ऐसा ही आएगा। वही सवाल आएंगे जिन्हें आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार लिख करके उतारा है, अगर आपने मेहनत की है तो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, किसी तरीके की लापरवाही न बरतें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।